हमारी ज़िंदगी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के द्वार हमारे लिए खुले हैं। मतलब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आने लगे, हमें समझ आई इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। ये सब चीज़ें समझ आए, फिर हम स्टेप अप करके नेम रिएक्शंस पे जाए, रिएक्शन मैकेनिज्म्स पे जाए। इससे पहले ना अपन लोग को केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए। अपन लोग को ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं, होता क्या है उनमें, किस तरह का बॉन्ड होता है, क्या वो जिस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनमें जो बॉन्ड बना है क्या उसका कहीं लेना देना है उसके रिएक्शन करने के तरीके में। ये सब अपन को आना बहुत जरूरी है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट केमिकल बॉन्डिंग, हम लोग डायरेक्टली जंप कर जाते हैं कि भाई कोवेलेंट यार, आयनिक यार, कोवेलेंट में ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, वेस्पर पढ़ ले, वीबीटी पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, हाइब्रिडाइजेशन कर ले, तेरा काम हो गया। यार एक सेकेंड, मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा? अगर मुझे यही नहीं पता कि वो दुनिया में प्रेजेंट हो भी सकता है या नहीं हो सकता, तो वो रट्टे मारने का क्या फायदा मेरे कि उसकी वेस्पर थ्योरी क्या है, उसमें कितने बॉन्डिंग हो सकती है, क्या बताओ पहले कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है तो क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज आंचल अरोड़ा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द केम स्क्वाड। और आज की वीडियो में अपन लोग शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो लोग सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, जो लोग जेई के लिए, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर इस चैप्टर में बेसिक्स क्लियर हो गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी मक्खन लगती है फिर, क्योंकि तुम्हें बातें समझ आ रही होती है कि चल क्या रहा है अंदर। ठीक है, शुरू करें, लेट्स गो। केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड की डेफिनेशन अपन लोग पढ़ रहे हैं बचपन से कि द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स एटम टुगेदर इन अ व्हाट, इन अ मॉलिक्यूल या इन एन आयनिक कंपाउंड। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स, राइट। मतलब अगर तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं जैसे नमक NaCl। या फिर अगर मे बी देयर इज नॉट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रादर दैन इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो रहा है, तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड में भी गेम है ब्रदर, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, वो डिपेंड करता है कैसा ओवरलैप है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं या कोई एक ही बंदा पिक्चर में ला रहे इलेक्ट्रॉन्स। ये पूरी कहानियां होती है। तो डिफरेंट लोग ना डिफरेंट स्टोरीज के साथ आए, मतलब उन लोगों ने शायद उन कंपाउंड्स को ऑब्जर्व किया होगा, आयनिक कंपाउंड्स को या कोवेलेंट कंपाउंड्स को, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके मास को, बहुत चीजों को ऑब्जर्व किया होगा। और उससे रिलेटेड वो अपनी अपनी थ्योरीज लाए, जिनको मैं स्टोरीज बोलूंगी। वो अपनी अपनी थ्योरीज लाए विच हेल्प एक्सप्लेन द वाइज एंड हाउस ऑफ चल क्या रहा है पिक्चर में। ठीक है, अब गेम ये है कि दुनिया का कोई भी बॉन्ड ना ही 100% आयनिक है, ना ही 100% कोवेलेंट है। डाइजेस्ट कर लो, दुनिया का कोई भी बॉन्ड ना ही 100% आयनिक है, ना ही 100% कोवेलेंट है। हर आयनिक का बॉन्ड के अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर है और हर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ आयनिक कैरेक्टर है। समझे मेरी बात? अब गेम ऐसी है कि इसके बारे में हम बात ब्रेक के बाद करेंगे, क्योंकि भाई पहले हमें ये बता दो कि मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा। तो ये कहानी ऑफ 100% आयनिक कैरेक्टर, 100% कोवेलेंट कैरेक्टर है कि नहीं है, कब नहीं है, उसके बारे में अपन लोग लौट के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट नहीं, आई थिंक 2-3 वीडियोस बाद। पहले पूरा कोवेलेंट कवर करेंगे, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब तुम्हें एक बार समझ आ जाएगा ना कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में होता क्या है, तो तुम उसमें आयनिक कैरेक्टर अज्यूम नहीं, अज्यूम इज द रॉन्ग वर्ड, फिगर आउट करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो अपन लोग पहले कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो समझते हैं, जैसे मैंने बोला लोगों ने चीजें ऑब्जर्व करी और वो अपनी अपनी थ्योरीज के साथ है। सबसे पहली ऐसी थ्योरी है पिक्चर में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टू पीपल, हिटलर एंड लंडन, एंड डेवलप्ड फर्दर बाय पॉलिंग। तो हमने मेन पॉलिंग का नाम सुना हुआ है। अब हुआ क्या, ये जो उन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बनाई, इसके बनने में बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज की ज़रूरत थी, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ओवरलैप क्राइटेरिया ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड हाइब्रिडाइजेशन। हमारी ज़िंदगी की अच्छी बात यह है कि हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जिन्होंने मेरे चैनल पे वीडियो नहीं देखी है, कहीं से पढ़ा है, नो जजमेंट, कहीं से भी पढ़ो यार, पढ़ाई है, जहाँ मुफ्त में मिल रहे पढ़ लो।
अब जिन्होंने मेरे चैनल पे देखा है उनको मेरे चैनल से वो चैप्टर पढ़ना है तो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इनफैक्ट क्वांटम रिलेटेड ये ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स की गेम बहुत अच्छे से मैंने समझाई है अपनी तरफ से, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं करी, हम जस्ट सेइंग पढ़ाई है मैंने। ठीक है, तो वहां से जाके देख लेना बिफोर यू लैंड बैक टू दिस चैप्टर, बिकॉज द नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज प्रिटी इंपॉर्टेंट इन दिस। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं कि हुआ क्या। मान लो एक एटम है ए, एक एटम है बी। ये भाई साहब ए अपना एटॉमिक ऑर्बिटल लाएंगे, ये भाई साहब बी अपना एटॉमिक ऑर्बिटल लाएंगे, और इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि ए अपना एक इलेक्ट्रॉन लाए, बी अपना एक इलेक्ट्रॉन लाए। ध्यान से देखना, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन ऑपोजिट है। ठीक है, और जब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें तो ये आपस में उन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं। ऐसे टाइप के बॉन्ड्स को सिंपली कोवलेंट बॉन्ड्स कहा जाता है। या फिर पिक्चर में ऐसा भी हो सकता है कि ए जो है वो एक जो एटॉमिक ऑर्बिटल पिक्चर में ला रहा है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, और बी खाली हाथ आ रहा है। दोनों का ओवरलैप हुआ और ए के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब दोनों लोग शेयर कर रहे हैं, मतलब लाया पिक्चर में ए पर शेयर दोनों लोग कर रहे हैं। तो ये काफी दानवीर करंट टाइप का है। ठीक है, ऐसे टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स को कहा जाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर दो एटम्स पिक्चर में आए, दोनों अपने अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लाए जो ओवरलैप करें, और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन पिक्चर में लाए, तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। हाउएवर जब एक एटम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स पिक्चर में लाए और दूसरा एटम खाली हाथ आए, इनके ऑर्बिटल ओवरलैप से जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जो सिर्फ ए लाया था, ठीक है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बेसिक्स। ठीक, अब हम शुरू करते हैं हमारी पिक्चर। हमारे पिक्चर में जो हीरो है, हीरो हीरोइन, अब जेंडर वेंडर नहीं लाना चाहिए ना, अब दुनिया चेंज हो गई है। हीरो इज नॉट द मेन कैरेक्टर, हीरोइन कुड बी द मेन कैरेक्टर एज वेल, लाइक इन द मूवी क्वीन। तो मेन लीड जो अपनी पिक्चर का है वो है सेंट्रल एटम। ठीक है, किसका सेंट्रल एटम? कोई भी मॉलिक्यूल तुम्हें पिक्चर में दिखाएं, उसका जो सेंट्रल एटम होगा, जनरली जो वन होता है सब में, या हो सकता है एक से ज्यादा हो, बट जो ज्यादा बॉन्ड्स बनाए, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, वो सेंट्रल एटम होता है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, जनरली जो वन इन नंबर हो, जैसे H2O में O, जैसे NH3 में N, जैसे CO2 में C, तो जो भी वन इन नंबर हो वो अपना मेन लीड है। ठीक है, दूसरी बात, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं नहीं ये तो दो है, दो सेम ही एटम है, तो अब कैसे सोचूं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी ज्यादा बॉन्ड्स बनाता है ना, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो जनरली सेंट्रल एटम होता है। वो तुम्हें मॉलिक्यूल देख के अपने आप समझ आने लगेगा। आई डोंट थिंक हमें इस पे इतना स्ट्रेस करना चाहिए, ये हम प्रैक्टिस के ड्यूरिंग सीख जाएंगे। तो अपन की पिक्चर में जो मेन लीड है वो है सेंट्रल एटम, और जो पूरी कहानी है ना अपनी पिक्चर की, जो पूरी कहानी है वो रिवॉल्व करेगी अराउंड सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल। अगेन डिस्क्लेमर, जिनको स्ट्रक्चर ऑफ एटम याद नहीं है वो एक बार वापस जाके रिव्यू करके फटाक से वापस आ जाओ। मैं तो यही हूँ, ये वीडियो कहीं नहीं जा रही है। ठीक है, प्लीज, जरूरी है। वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में ये सब बातें करूंगी, और फिर ये तुम्हारे लिए ऊपर से ना जाए, वो मुझे चाहिए कि भाई तुम्हें समझ आनी चाहिए चीजें। ठीक है जी, तो अपन का मेन लीड है सेंट्रल एटम, अपन की स्टोरी है वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स याद है कुछ? हाइड्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन याद है, 1s1, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। लिथियम 1s2 2s1, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑसम। बोरॉन की अगर मैं बात करूँ तो बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन याद है, यहाँ लिख रही हूँ मैं, 1s2 2s2 2p1। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बोरॉन के। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, फ्लोरीन के 7, नियॉन के 8। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें याद है आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे। अब मुझे एक बात बताओ, पीरियोडिक प्रॉपर्टी सबने पढ़ा है कि अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं तो वो लोग सेम ग्रुप में होते हैं या सेम पीरियड में होते हैं, या कहीं पर भी हो सकते हैं? तो सेम ग्रुप वालों के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, और जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। तभी जो सेम ग्रुप में होते हैं उनको हम सेम फैमिली कहते हैं, क्योंकि वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। ठीक है, जैसे ग्रुप 1 जो अपन का है वो है एल्किली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, ये तो बेसिक्स हो गए जो हमें याद है थोड़ा थोड़ा।
याद रखना अपन की एक पिक्चर चल रही है जिसमें मेन लीड कौन है, सेंट्रल एटम, और स्टोरी किसके अराउंड घूम रही है, उसी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में। तो हमें उसके वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की कहानी पता होगी तो हम बॉन्डिंग में कभी पीछे नहीं हो सकते। ठीक है जी, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं, हमने ये बात कर लिया। अब आते हैं मुद्दे पे। बिफोर आई स्टार्ट विद हाइब्रिडाइजेशन, बिफोर आई स्टार्ट विद सी सॉ शेप है, इसकी शेप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, इसकी शेप स्क्वायर प्लेनर है, कोई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब तुम्हें कोई पेपर में भेज दे कि भाई एक बार बता NF5 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, जुगाड़ हम सबको आता है ना, फॉर्मूला वो जो एक जुगाड़ वाला है वो हम सबको आता है यार, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है लाइफ में कि NF5 एग्जिस्ट नहीं करता, तुम निकाल दो। पर मैम कोई हमसे कैसे पूछेगा, हम तो सब्जेक्टिव पेपर दे ही नहीं रहे ना, हम तो ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। ऑसम, ओके, लेट्स से कोई तुम्हें बोलता है कि इनमें से किसकी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप है, और तुम्हें उसमें ऑप्शन में देता है NF5। तुम्हें लगेगा PF5 ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है तो NF5 भी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगा। NF5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सिमिलरली अगर कोई तुम्हें PH5 लिख के दे दे, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। PF5 एग्जिस्ट कर रहा है, PCl5 एग्जिस्ट कर रहा है, PH5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बताओ, SF6 एग्जिस्ट करता है, OF6 ने एग्जिस्ट नहीं करता। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो जो मुझे 4 ऑप्शंस दिए पेपर में, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसकी इनमें से किसकी शेप व्हाटएवर है, मुझे कैसे पता चलेगा कि उनमें से कोई 4 में से कोई एक तो पक्का ऐसी है जो एग्जिस्ट ही ना करे। तो मेरी लाइफ इजी हो जाएगी ना कि अभी चल तू तो ट्रैप आंसर है, तू तो है ही नहीं मेरा आंसर, तू तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तुझे तो दिया इसलिए गया ताकि मैं गलत मार्क करूं। समझ रहे हो? तो पहले हम ये सीखते हैं कि कोई चीज एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी और हमें कैसे पता चलेगा। एज आई सेड, PCl5 exists but PH5 does not। ऐसा क्या गेम में चेंज हो गया कि Cl जब तक था फास्फोरस के साथ तो एग्जिस्टेंस है, PH5 की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट चेंज्ड। एग्जांपल ऑफ मीथेन। मीथेन के बारे में हमें काफी कुछ पता है, हमें ये पता है ग्रीन हाउस गैस है, CH4 उसका फॉर्मूला होता है, बहुत जगह सुनना है, बचपन से सुन रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि इसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन आइटम का आपस में मेल हुआ है और ये मॉलिक्यूल अपन के सामने है। मेन लीड कौन है हमारी पिक्चर का? कार्बन, सेंट्रल एटम। और हमारी पिक्चर की स्टोरी किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? इसी कार्बन के वैलेंस शेल के अराउंड। ऑसम, इसका वैलेंस शेल क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। इतनी गेम समझ आई? दोबारा से रिफ्रेश कर दूं मेमोरी कि कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम अपना एटॉमिक ऑर्बिटल लाता है, दूसरा अपना एटॉमिक ऑर्बिटल लाता है, दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड बनता है। अभी मैं तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेके गई, अगर तुम पहले से पढ़ के आए हो मुबारक हो, तुम्हें बहुत कुछ आता है। आता मुझे भी, अभी लाऊंगी मैं वहां पे। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि भाई इसके वैलेंस शेल की कहानी है। ऑसम, मुझे पता है कि ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p2 है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना चाहूँ तो इलेक्ट्रॉन जब भी लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाता है तो उसको एक्साइटेशन कहते हैं। 2s जो है वो लोअर एनर्जी का सबशेल है, ऑफ प्रिंसिपल ने सिखाया था, और 2p जो है वो हायर एनर्जी का सबशेल है। तो इलेक्ट्रॉन जब मैं 2s से 2p में एक्साइट करूंगी तो मुझे मेरी एक्साइटेड स्टेट मिल जाएगी। करेक्ट? अब दोबारा सोचो, लोअर एनर्जी के सबशेल से इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजा जा रहा है तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी? हमें उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी लोअर एनर्जी स्टेट या फिर लोअर सबशेल से हायर में जाता है तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, उसको हमें एनर्जी देनी पड़ती है। राइट? ये सब बातें हम कर चुके हैं, तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है। पर एक बात बताओ, मीथेन को हीट कौन कर रहा है पूरा टाइम एग्जिस्ट करने के लिए? अगर उसके ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना बने तो वो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कैसे करेगा? 4 हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मान रहे हो? तभी मीथेन एग्जिस्ट करेगा। और कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां जाना चाहिए। और हमें यह सिखाया गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर वाले से ऊपर वाले में जाता है, सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, तो उसको एनर्जी देनी पड़ती है। हीट कौन कर रहा है इसको? कोई भी नहीं यार, जो दुनिया में इतना टेम्परेचर है।
जो भी दुनिया में मीथेन एग्जिस्ट कर रही है वो जिस भी टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रही है वो इसलिए कर पा रही है क्योंकि ये जो एस से पी का ट्रांजिशन है इसको इतनी एनर्जी चाहिए ही नहीं, जितनी चाहिए वो हमारे आजू बाजू अवेलेबल है, उसके लिए उतनी एनर्जी मार्केट में अवेलेबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन ना काइंड ऑफ एक्साइटेड स्टेट में घूमता रहता है कि लाओ भैया बॉन्डिंग कराओ, बढ़िया है। तो इसके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो 4 हाइड्रोजन आइटम अपने अपने एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ आके इसके साथ ऑर्बिटल ओवरलैप करके मीथेन बना देगा। हाँ हाँ, हाइब्रिडाइजेशन बाद में आएगी, बात समझो पहले, राइट? ठीक है, अब थर्ड शेल की बात करते हैं। थर्ड शेल में 3s होता है, 3p होता है एंड 3d होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन s से p, अगेन प्रीटी सिंपल, नॉर्मल मच एनर्जी नीडेड, सही है, चल जाएगा। पर अगर किसी इलेक्ट्रॉन को s से d में एक्साइट होना है तो वो टफ हो जाता है। अब अगर वो टफ हो जाता है तो हमें क्यों बताया जाता है कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d2 भी है और d वाले के साथ इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन d में हो सकता है s से, या जो भी बथेरी बातें बताई जाती हैं। ये टफ गेम है, इम्पॉसिबल नहीं बोला मैंने बोला टफ है। तो क्या कोई हीट कर रहा है? नहीं। अब इसमें बात आती है कंडीशंस ऑफ एक्साइटेशन की। मुझे एक बात समझनी पड़ेगी कि मैं जितना भी अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ूंगी, मेरा मेन लीड हमेशा सेंट्रल एटम होगा, मेरी कहानी हमेशा रिवॉल्व करेगी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के अराउंड। मीथेन में कार्बन मेरा सेंट्रल एटम था, मेरा मेन लीड था। कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मुझे चारों अनपेयर्ड चाहिए क्योंकि मुझे 4 हाइड्रोजन के साथ उसको जोड़ना है, ठीक है? तो मैंने एस से पी में एक्साइटेशन करा दी, ठीक। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कब एक्साइटेशन हो सकता है कब नहीं हो सकता? क्योंकि एक्साइटेशन हो पाएगा तभी शायद वो हाइड्रोजन आके उसके साथ बॉन्ड कर पाएंगे, वरना कैसे कर पाएंगे ना? दोनों एटॉमिक ओवरलैप में एक बंदा एक इलेक्ट्रॉन ला रहा है, दूसरा कुछ ला ही नहीं रहा, तो हो नहीं पाएगा। या तो एक बंदा दोनों इलेक्ट्रॉन लाए, या तो दोनों लोग एक एक इलेक्ट्रॉन लाए, है ना? तो कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी था, तो उसके लिए उसने एक्साइटेशन किया। नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट, कंडीशंस ऑफ एक्साइटेशन। प्राइमरी कंडीशन, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि खाली जगह होनी चाहिए। किसी भी सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन को लोअर सबशेल से हायर में जाने के लिए हायर में खाली कमरा होना चाहिए, तभी नीचे से इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर जाएगा, वरना कैसे जाएगा? समझ रहे हो मेरी बात? राइट। लेट्स टॉक अबाउट NF3, लेट्स टॉक अबाउट NF5। समझते हैं। NF3 की अगर मैं बात करूं तो मेन लीड कौन है भाई? दिखा, NF5 में मेन लीड कौन है? नाइट्रोजन। वैलेंस शेल सेकेंड शेल है, ठीक है, 2s2 करेक्ट जा रही हो यहाँ तक? बहुत बढ़िया, भर दें इसको, 2s2 2p3, ठीक है। NF3 में नाइट्रोजन कितने फ्लोरीन के साथ जुड़ा है? 3। तो अगर नाइट्रोजन 3 ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल ले आए मार्केट में जिसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो टोटल, मतलब हर एटॉमिक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो फ्लोरीन से आराम से बॉन्डिंग कर सकता है। दूसरे वाले नाइट्रोजन को NF5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब अगर ये भी अनपेयर हो जाए तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहानी यहां भी हो सकती है, NF5 बन जाता फिर। लेकिन जिंदगी में दिक्कत क्या है? जिंदगी में दिक्कत ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाए कहाँ? सेकेंड शेल में कोई डी होता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं हो सकता। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं हो सकता तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं हो सकते, तो 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड कैसे करेगा? ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अ वेकेंट ऑर्बिटल एक्साइटेशन नहीं हो पाई। एक्साइटेशन नहीं हो पाई तो वो फ्लोरीन से 5 बॉन्ड नहीं बनवा पाया, इसलिए NF5 एग्जिस्ट नहीं करता, NF3 एग्जिस्ट करता है। उसकी हाइब्रिडाइजेशन की कहानी मैंने अभी नहीं बताई है, मैं बताऊंगी। अभी मैं बस तुम्हें बेसिक कोवेलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चीजें समझा रही हूँ, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट PF3 एंड PF5। आई थिंक तुम लोग ट्राई करो, पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ, देन वील डू इट टुगेदर। ट्राई तो करो, करा रही हूँ फिर मैं। PF3 PF5, मेन लीड कौन है अपन की पिक्चर का? फॉस्फोरस। और हमारी स्टोरी किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? फॉस्फोरस के वैलेंस शेल के अराउंड।
तो इस फॉस्फोरस के वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p3, 3s2 3p3. नाउ थर्ड शेल की बात हो रही है. सरप्राइज सरप्राइज, डी भी एग्जिस्ट करता है. करेक्ट जा रही हूं मैं? अब बता, एक्साइटेशन के लिए खाली जगह है कि नहीं है? एसडी में टफ है, मैं खुद मान रही हूँ. वो वाली सेकेंडरी कंडीशन पे लाऊंगी तुमको. ये बताओ प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही? यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन से, तो ऐसे ही वो बॉन्ड कर लेगा. उसको जरूरत ही नहीं है एसडी में एक्साइटेशन करने की. जरूरत नहीं है भाई. जब जरूरत नहीं है तो क्यों करेगा एक्साइटेशन? अरे तुम्हें सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं, तुम जबरदस्ती चढ़ते रहोगे. जरूरत नहीं है ना. यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को सीढ़ी चढ़ने की जरूरत है. कर सकता है क्या? हाँ, खाली जगह है. प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाइड है. तो NF3 एग्जिस्ट बट NF5 डज नॉट, बिकॉज NF5 में वो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के लिए खाली जगह ही नहीं है. तो अपन लोग को ना एक बात समझ आ गई कि NF5 एग्जिस्ट नहीं करता है. तो अब अगर वो हमें कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के दे दे और बोले इनमें से कौन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, जिसमें से एक ऑप्शन NF5 हो, तो NF5 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मार्केट में ही नहीं है. तो हम लोग अपनी लाइफ इजी कर सकते हैं, कंफ्यूजन खत्म कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट PF3 एंड PF5, सेम स्टोरी. फ्लोरीन वाले केस में एक्साइटेशन की जरूरत है. 5 फ्लोरीन है, हो सकता है यार 3s to 3d, हो सकता है. खाली जगह है. होगा कि नहीं होगा बात की बात है, खाली जगह है कि नहीं है. प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाइड है. ठीक है. अब बात करते हैं सेकेंडरी कंडीशन की. अभी हमने ये बात करी खाली जगह है कि नहीं, कमरा खाली है. तुम 3s से 3d एक्साइट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, अब उसकी बात करते हैं. एक्साइट होगा कि नहीं होगा. शुरू करते हैं कहानी PF5 की. थोड़ा सा तुम्हें मेमोरी लेन में लेके जाती हूँ. 9वीं कक्षा, समवेयर क्लोज, वहां पे तुमने आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है. विच रिमाइंड्स मी, तुमने आयंस के बारे में पढ़ा था. बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया. अगर किसी चीज का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, किसी एटम, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दो और वो कटायन बन जाए, तो उस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन का साइज इससे छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा. याद है क्यों? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा हमने कि कटायंस का साइज जो है वो अपने एटम से छोटा होता है. क्यों? क्योंकि उसमें उसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक कम हुआ है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज कम होने लगता है. तो कटायंस का साइज एटम से छोटा होता है. मानोगे? जब भी एटम से कटायन का साइज छोटा हो रहा होता है, मतलब कटायन बन रहा होता है और साइज छोटा हो रहा है, तो वो कैसे होता है? तो वो ऐसे होता है कि जो उसके अंदर के ऑर्बिटल्स है ना, उनके बीच का गैप कम होता है, इसीलिए कटायंस का साइज छोटा होता है. अब इनके बीच का गैप कम होता है, इसका मतलब ये ऑर्बिटल्स या ये सब शेल्स जो हैं ये पास पास आ रहे हैं. समझे कहानी? जब वो पास पास आ रहे हैं, उनके बीच का एनर्जी गैप कम हो रहा है, तो S और D का गैप कम हो गया. इसको लेके आती हो अभी कोवेलेंट में भी. तुम्हें बात समझ आ रही है? पिक्चराइज हो रहा है. इसको ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. ठीक. तो जब भी कोई एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बन जाता है, मतलब वो कटायन बन जाता है, तो उसका साइज कम होता है. कैसे होता है? कि उसके अंदर के जो सबशेल्स या ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कम होने लगता है. एनर्जी गैप, डिस्टेंस नहीं बोलना चाहिए ना, वो तो विजुअलाइजेशन के लिए. एनर्जी गैप कम होने लगता है. ठीक. यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो फॉस्फोरस है बेटा, ये किसके साथ जुड़ा है? फ्लोरीन के साथ. एक फॉस्फोरस 5 फ्लोरीन से जुड़ा है. ओके ओके. फॉस्फोरस और फ्लोरीन के बॉन्ड में ऐसे, क्योंकि हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन. ऑसम. तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ होते हैं. तो फॉस्फोरस पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से. तो कंप्लीट पॉजिटिव ना सही, पार्शियल तो आया. और उस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ एनर्जी गैप
तो कम होगा एस और डी के बीच में। कैन यू विजुअलाइज इट? आई होप यू कैन, है ना। थोड़ा सा हमारा अटेंशन स्पैन भी कम होता जा रहा है इंस्टाग्राम की वजह से, और विजुअलाइजेशन तो बाप रे बहुत ही कम हो गई है, लेकिन फिर भी आई होप यू कैन, करेक्ट। तो वो कम होने लगता है। तो ये जो S, मान लो मैंने ऐसे बनाया 3S 3P 3D, ये जो गैप है ना ये कम होने लगता है, और ये गैप इतना कम हो जाता है कि ये S से P में S से D में एक्साइटेशन पॉसिबल होने लगता है। दिस इज द सेकेंडरी प्रिंसिपल विच इज द ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल। नाउ कमिंग बैक टू PF3 वर्सेस एंड PF5। व्हाई डज PF5 एग्जिस्ट? क्योंकि ये जो फास्फोरस है ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, जिसकी वजह से इस पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया और ये S और D का गैप कम हो गया। ये एक्साइटेशन पॉसिबल थी, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, इस वजह से वो PF5 बना पाया। कमिंग बैक टू PH5 वर्सेस PF5, इनमें से कौन एग्जिस्ट करता है कौन नहीं करता, समझते हैं। शुरू से शुरू करेंगे हमेशा। मेन लीड फॉस्फोरस, इन बोथ केसेस मेन लीड अपना फॉस्फोरस। अच्छा, स्टोरी किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? फॉस्फोरस के बैलेंस शेल के अराउंड। तो मतलब हम्म 5 बॉन्ड बनाने हैं फॉस्फोरस को, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। एस से डी में ट्रांजिशन, प्राइमरी कंडीशन हमेशा पहले देखनी है, इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां जा सकता है कि नहीं जा सकता, खाली जगह है कि नहीं है, प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंडरी कंडीशन, अब एस से डी में ट्रांजिशन टफ है, तो जो सेंट्रल एटम है जो मेरा मेन लीड है वो ऐसे इंसान के साथ जुड़ा होना चाहिए जो उसको डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दे ताकि उसका एस और डी पास पास आए। तो क्योंकि फॉस्फोरस यहाँ फ्लोरीन से जुड़ा है, इस पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और एस और डी का गैप कम हो जाएगा, तो ये एक्साइटेशन पॉसिबल है। सेकेंडरी कंडीशन भी पॉसिबल है, यस PF5 कैन एग्जिस्ट। हाउएवर साथ में आते हैं पीएच में फॉस्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव आने लगा। भाई तू गैप कम नहीं कर रहा हाइड्रोजन, तू फॉस्फोरस के अंदर के सबशेल से गैप बढ़ा रहा है, ये गैप और बढ़ गया, ये गैप और बढ़ गया, तो ये ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता। खाली जगह थी, प्राइमरी कंडीशन मेरी कहीं नहीं गई, 3D बैठा है कह रहा है लाओ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो सकता क्योंकि जो साइड एटम आ रहा है ना यहाँ पे गेम में वो ऐसा होने नहीं दे रहा, तो PH5 विल नॉट एग्जिस्ट। कहानी समझ आई? दोबारा समझते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि जो भी उसने मुझे कोवेलेंट मॉलिक्यूल दिया वो एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पे जाने से पहले? दो कंडीशंस हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी हमेशा पहले देखनी है, इसलिए उसका नाम प्राइमरी है, कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के लिए खाली जगह है कि नहीं है। सेकेंडरी कंडीशन है कि खाली जगह है, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है कि नहीं हो सकता। और सेकेंडरी कंडीशन जनरली सिर्फ यही यूज होगी मोस्टली जहाँ पे एस से डी में ट्रांजिशन है ना, क्योंकि वही गेम है जहाँ पे हम फंस रहे हैं। एस से पी में तो हम फंस ही नहीं रहे, वो तो हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे भी। एस से डी में बताओ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, समझे? इसीलिए NF3 एग्जिस्ट करता है, NF5 एग्जिस्ट नहीं करता। PF3 PF5 दोनों एग्जिस्ट करते हैं, PH5 एग्जिस्ट नहीं करता, PCl5 एग्जिस्ट करता है। फॉस्फोरस अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होना चाहिए। लेट्स ट्राई अ फ्यू क्वेश्चंस, पॉज द वीडियो, ट्राई देम एक्साइटेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट? H2O, हमारा मेन लीड कौन है H2O में? बहुत बढ़िया, इट इज ऑक्सीजन। कहानी शुरू करें, वैलेंस शेल। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको? दो, दो तो दिख रहे हैं मुझे, नहीं जा रही हाइब्रिडाइजेशन, दो दिख रहे हैं। मुझे कुछ करने की जरूरत है? मुझे कोई एक्साइटेशन थ्योरी लगाने की जरूरत है? नहीं, नॉर्मली एग्जिस्ट कर लेगा भाई ये, इसमें कोई प्राइमरी या सेकेंडरी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं थी। यस इट डज एग्जिस्ट। F2O सेम कहानी, दो फ्लोरीन जोड़ने हैं, दो अनपेड है एग्जिस्ट
कट जाएगा। OF6, हाँ जी, देख रहे हो, साइड एटम की इतनी ही कहानी है कि तू बता कितने साइड एटम्स है। पूरी कथा जो है, जो मुझे पूरा देखना है, वो मुझे सिर्फ ऑक्सीजन को ही देखना है। तीसरे मॉलिक्यूल पे आ गए हम, क्योंकि सेंट्रल एटम है, मेन लीड है, मेन कैरेक्टर है, समझे। कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं? 6। 6 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन 6 अनपेयर्ड होने चाहिए, मतलब ये भी कहीं एक्साइट हो, ये भी कहीं एक्साइट हो। प्राइमरी कंडीशन फॉलो हो रही है क्या? 2s2p, 2d कहाँ से लाओगे? हो ही नहीं सकता। OF6 विल नॉट एग्जिस्ट। SF6 की बात करेंगे। मेन कैरेक्टर, सेंट्रल एटम, सल्फर, ओके। क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है? खाली जगह है, बिल्कुल है। अब P से D तो नॉट अ प्रॉब्लम, S से D करने के लिए मुझे सेकेंडरी कंडीशन देखनी पड़ेगी। क्या सल्फर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है? बिल्कुल। तो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसका मतलब है S और D का गैप घटेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल सकते हैं। SF6 will exist. It is a theoretical thing. I am not getting into hybridization right now. Please don't get confused with whatever you have been taught as sp3d2. I will get there. I am not there right now. आई एम जस्ट टेलिंग यू अ वे कि मैं कैसे पता कर सकती हूँ कि वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। कमिंग टू SH6, अब खाली जगह है, प्राइमरी कंडीशन प्रीटी कूल विद मी, सेकेंडरी कंडीशन इज द प्रॉब्लम। सल्फर अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, तो ये S और D का गैप फुलफिल ही नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाएगा, SH6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेट्स गेट टू BF3, बोरॉन। सही जा रही हो? हाँ जी। एक्साइटेशन, खाली जगह है, बिल्कुल है। प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाइड, सेकेंडरी मुझे देखनी ही नहीं, क्योंकि मुझे S से P में एक्साइट करना है इलेक्ट्रॉन को, हो जाएगा। 3 अनपेयर्ड मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। BF3 कैन एग्जिस्ट। एंड आज हमने क्या सीखा? एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ केमिकल कंपाउंड। मुझे कैसे पता कि ये वाला कोवलेंट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा? एंड आई एम टेलिंग यू, मैं ये सब लाऊंगी व्हेन आई get you to hybridization and all. I will give you these trick things. I will give you the trap answers. You will have to figure out कि यार ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो ट्रैप कर रही है मैम, समझे? ठीक है, चलो। तो इसका मतलब है कि अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप यू आर लर्निंग समथिंग।